सेशन टर्म को शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। तो बच्चों, प्रश्न ये है कि हम दो अलग अलग कंटेनर में ग्लूकोज का शरबत बनाते हैं और एक कंटेनर में 4 मोल ग्लूकोज की क्वांटिटी 4 मोल घोलते हैं और दूसरे कंटेनर में ग्लूकोज की क्वांटिटी मात्र 2 मोल घोलते हैं। ठीक है, यानी यहां 4 मोल ग्लूकोज घोले हैं 10 लीटर में और यहां मात्र 2 मोल ग्लूकोज ही घोले हैं 2 लीटर में। तो मैं ये जानना चाहता हूं सबसे कि सबसे ज्यादा मीठा शरबत कौन सा लगेगा, यानी सबसे ज्यादा मीठा सॉल्यूशन कौन सा होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से अब तक के लाइफ में सभी बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है। ठीक है, उनका जवाब ये रहा है कि सर ये वाला शरबत मीठा लगेगा। तो मेरा प्रश्न यही है कि अरे इसमें तो मात्र 2 मोल ग्लूकोज घोले हैं, क्वांटिटी बहुत कम है, जबकि यहां 4 मोल ग्लूकोज घोले हैं, यानी यहां क्वांटिटी ज्यादा है। तो फिर ये मीठा कैसे है? इसका मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन के मीठापन यानी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये आपको एहसास है कि ये ज्यादा मीठा होगा, लेकिन आपने क्या एहसास किया इसको जरा सोचिए। तो एक्चुअली आपने जो एहसास किया वो ये कि 2 मोल ग्लूकोज जो 2 लीटर में घुला है, तो 2 मोल 2 लीटर में, तो पर लीटर कितने ग्लूकोज का टेस्ट मिलेगा? तो 1 मोल ग्लूकोज का टेस्ट 1 लीटर में मिलेगा। जबकि हम यहां पे 10 लीटर में 4 मोल घोले हैं। तो आपने क्या एहसास किया था? तो 4 मोल ग्लूकोज 10 लीटर में घुला है, तो 1 लीटर में कुल कितना मोल घुला हुआ पाया जाएगा? तो 0.4 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ग्लूकोज का टेस्ट जब करेंगे तो मात्र 0.4 मोल ग्लूकोज का टेस्ट आएगा, जबकि यहां पे 1 लीटर का टेस्ट करेंगे तो 1 मोल ग्लूकोज का टेस्ट आएगा। यानी आपने एहसास बहुत सही किया, यानी ये ज्यादा मीठा होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो कंसंट्रेशन का एहसास तो आपको है, बस यही एक्सप्रेस करना सीखना ही हमारा इस टॉपिक का मकसद है। यानी हम ये किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जब फील करते हैं तो एक्चुअली अब जरा फोकस कीजिए, तो आप सॉल्यूट के क्वांटिटी को फील नहीं करते। सॉल्यूट के क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना घुला हुआ है ये फील करते हैं। यानी कंसंट्रेशन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट नहीं है, कंसंट्रेशन एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एहसास तो करते हैं, बस इस टॉपिक का मकसद है कि इसको एक्सप्रेस करना हमें सीखना है। और कितने तरीके से कर सकते हैं
वही देखना है। मतलब कि कंसंट्रेशन क्या है, इसका एहसास तो है, बस एक्सप्रेस करना सीखना है। गौर से जरा सोचो तो, जो आपने कंसंट्रेशन फील किया वो सॉल्यूट की टोटल क्वांटिटी नहीं है, वो है सॉल्यूट की क्वांटिटी पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सबसे पहले किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी का सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के साथ रेशियो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ यूनिट इन दिस रेशियो। एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कई तरीके से एक्सप्रेस सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर यूनिट मोल पर लीटर और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होती है सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इनटू सॉल्यूट
solute by mixture का होता है यूनिटलेस और होता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गर मालूम हो तो मोलेलिटी पाते हैं, मोलेलिटी इक्वल टू solute into 1000 by mole fraction of solvent into molecular weight of solvent होता है और सॉल्यूशन भी गर मालूम हो तो मोलेरिटी पाए। मोलेरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन in gram per milliliter by mole fraction of solute into molecular weight of solute plus mole fraction of solvent into molecular weight of solvent होता है। अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 3 स्पेशल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक सॉल्यूशन का वेट परसेंट होता है जो कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में होता है।
अब आओ अछू तुमको बता दे इस टॉपिक पर कितने प्रकार के क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे गए हैं और कितने बोर्ड में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को पोज करके पहले प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके तब सॉल्यूशन देखना। कुछ नया सीखे तो नोट करना, इम्प्रूव करना और आगे बढ़ना। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग पूरी शिद्दत से अटेम्प्ट किए होंगे। तो चलो जल्दी से 1 बाय 1 हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस सेगमेंट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो करीब करीब हर एग्जाम में, जेईई, नीट, बोर्ड, हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसमें कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसी एक टाइप में दिया रहता है, ज्यादातर परसेंटेज वाले टाइप में, और फिर उसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसी दूसरे सेंस में, मोलैरिटी या किसी और सेंस में पूछता है। मतलब सॉल्यूशन वही है, बस एक फॉर्मेट में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दूसरे फॉर्मेट में पूछ रहा है। तो इसका एक तो तरीका है कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, तो अच्छी बात है, या बुक में है, आप उसको भी याद रखिए। बट एक जनरल जो तरीका है जिसमें कि आप कभी भी अगर फॉर्मूला ना मिले, एक जनरल तरीका फॉलो कर सकते हैं। क्या? तो जो पूछा जा रहा है और जो दिया है उनके बीच का कनेक्शन खोजिए, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट किए होंगे तो 20% एसिटिक एसिड बाय मास दिया है, तो तुरंत इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हर 100 ग्राम में 20 ग्राम खुला हुआ सॉल्यूट है। तो चलिए, मेरा मर्जी, हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। अगर हम 1000 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो 200 ग्राम रहेगा, तो रेशियो तो वही रहेगा। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, जैसे पहले चलिए मोलैरिटी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए पहले जो दिया गया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है। तो अब जो दिया है एक चीज और दिया है, डेंसिटी ऑफ, इसी सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया है और कहाँ यूज होगा देखेंगे। तो जो दिया है, अब जो पूछ रहा है उसका एटलीस्ट डेफिनेशन तो मालूम होगा कि मोलैरिटी किसे कहते हैं। तो मोलैरिटी किसे कहते हैं भाई? डेफिनेशन की बात करें तो मोलैरिटी होता है कौन सा रेशियो? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है भाई? एसिटिक एसिड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट CH3COH बाय मोलैरिटी है, तो नीचे क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये डेफिनेशन सोचने में कितना समय लगेगा? 2-3 सेकंड लगेगा कि भाई तुरंत हमें ये दो चीजें बस यहां से फाइंड आउट करना है। अगर दो चीजें मिल गई तो बस रखिए, रेशियो मोलैरिटी आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलैरिटी ढूंढते हैं। तो भाई सॉल्यूट का 20 ग्राम है, तो किसी चीज का अगर मास मालूम है और मॉलिक्यूलर वेट तो खैर पता ही है, 60 गिवन भी है, ठीक है, और वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलैरिटी तो तुरंत आ गया, क्या? तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी 20 मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट 60।
ठीक है, तो ये तो हम फाइंड करने में सक्सेसफुल हो गए। अब हमारा अगला टारगेट है कि सॉल्वेंट का मास कितना होगा, फिर केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा भाई, तो थोड़ा सा भी सोचेंगे ना तो जवाब मिलेगा कि अरे 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट है, हो तो गया भाई। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 80 ग्राम। अब ये 80 ग्राम है तो केजी में के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही जो 80 बाई 1000 ये हो गया केजी। तो अब अगर यहां रखते हैं, ऊपर ये मोल हो चुका है, ये आपका मोल हो गया है, और नीचे हो गया है आपका 80 बाई 1000, ये क्या हो गया केजी। तो मोल पर केजी यूनिट भी आ गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 4.1 मोल पर केजी। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक लास्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कैलकुलेशन 4.1 मोल पर केजी ही होगा ना। तो ऐसा ही है। अब देखिए दिया तो है यही चीज, अब हमें इसी सॉल्यूशन का मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, मोलारिटी किसे कहते हैं, डेफिनेशन तो एटलीस्ट मालूम होगा ना। एक होता है कि भाई परसेंटेज बाई वेट करके कुछ दिया है, और डायरेक्ट मोलारिटी का अगर फॉर्मूला कनेक्शन याद है तो भी ठीक है। बट इस तरह से हम कितना फॉर्मूला याद रखेंगे। एक सिंपल है कि जो दिया है और जो पूछ रहा है बस उसके बीच कनेक्शन खोजिए। तो मोलारिटी का जो है कि अच्छा मोलारिटी मालूम है तो नॉर्मलिटी अपने आप मालूम हो जाएगा, मोलारिटी नॉर्मलिटी में रिलेशन जो होता है। तो खैर मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये, लेकिन नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब दिए गए चीजों से हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करना है, जिसमें कि एक तो हम पा चुके हैं, ये कितना होता है 20/60 यानी 1/3, ये हो चुका है उतना मोल। अब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए भाई, और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। तो अब यहां पे एक आदत डाल लीजिए कि किसी का मास दिया है और उसी का वॉल्यूम भी चाहिए, तो क्या ये बिना डेंसिटी के पॉसिबल है क्या? इसीलिए सॉल्यूशन की डेंसिटी उसको देनी पड़ी। कहीं भी अगर किसी चीज का वॉल्यूम दिया हो और मास चाहिए, जरूरत पड़ गया, तो डेंसिटी तो देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, खोज लीजिए, ठीक है। तो अब हमें एक चीज हो गया कि भाई हमें इस 100 ग्राम सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम मिल जाएगा, वो रख देंगे, रेशियो मोलारिटी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम डेंसिटी यूज करते हैं। तो सिंस डेंसिटी क्या है, ग्राम पर ml में है, तो यूनिट एंड डायमेंशन एक अलग है, हमें हर वक्त उसको सोचते रहना होगा। D इक्वल टू क्या होता है, m/v। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो यानी यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, और तब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ध्यान रहे, किसी भी चीज जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। अब डेंसिटी ग्राम पर ml में है कितना, 1.026 ग्राम पर ml, यानी ये ग्राम और ml में होना चाहिए, ठीक है। ये कितना दिया, 100 ग्राम, ठीक है भाई, 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी यही फाइंड करना है तो ml में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो 100/1.026, ठीक है, इतना ml हो गया। अब एक और पॉइंट कि भाई ये हमें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मिल गया, बट ml में मिला है, ठीक है, लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर दें। तो जरा ध्यान से देखिए, 100 बाई ये है, नीचे 1000 करेंगे तो कट के ये आपका डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई
1/10 इंटू 1.0, यानी थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो 10.26 लीटर। तो ले भाई, हम लोग सॉल्यूशन के वॉल्यूम को भी फाइंड, भाई देखिए जो चीज चाहिए अगर उसको आप ढूंढने पे लग जाइए ना, तो आपको तो मालूम ही है कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से अगर ढूंढते हैं तो सभी कायनात मिलकर उस चीज को ढूंढवा देती है। ठीक है, लेकिन एक बात और है, यहाँ पे कोई चीज शिद्दत से ढूंढ रहे हैं तो खोपड़ी में कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अब खोपड़ी में कुछ है नहीं, केवल शिद्दत लगाए हुए, तो कायनात भी बैठी रहेगी, कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ऐड करना पड़ता है कि मेहनत भी जरूरी है। खैर, तो खोपड़ी यूज कर रहे हैं तो भाई हमें क्या हुआ कि हम इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को फाइंड करने में सक्सेसफुल हो गए। तो ठीक, हम यहाँ वैल्यू रखते हैं 1/10.26 लीटर, मोल पर लीटर। आई थिंक ये पूरा कट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कटवट के क्या है, मोलरिटी है ना, आई थिंक मोलरिटी आपका होगा 3.42 मोल पर लीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो ऐसे ही है। अब आप चाहें तो आप पॉज करके बाकी कंसंट्रेशन टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ मीन सॉल्यूट है इसका 1/3, ठीक है, बाई 1/3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ वाटर है। ठीक है, तो भाई वाटर जो बचा था 80 ग्राम ना, तो 80 ग्राम है तो क्या होगा 1/3 प्लस वाटर का मास कितना है 80 और मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 80 डिवाइड बाई 80। ठीक है, देख लीजिए, मेरे ख्याल से मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। तो इसका आई थिंक जो वैल्यू आएगा 0.0697, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यार एक क्वेश्चन बताना है, समझाना है, तो आंसर तो याद हो जाता। ठीक है, ठीक है। ना और क्या पूछा गया, अच्छा यहाँ पे नॉर्मेलिटी है ना, तो अगर आपका मोलरिटी आ गया तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो छूट गया था ये, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो भाई एस्टिक एसिड है ना, ये n फैक्टर क्या है 1। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, जो भी मोलरिटी है 3.42 इंटू 1, तो वही हो जाएगा। बस यूनिट जो यहाँ पे मोल पर लीटर लिख रहे थे, अब क्या होगा इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज दिया है, आप इसके जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी पीपीएम पूछ दिया भाई, लीजिए पीपीएम का डेफिनेशन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन क्या, कौन सा रेशियो होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो चलिए हम ग्राम में ले लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो भाई एक मेरे ख्याल से मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 बाई ये कितना है 100 इंटू 10⁶। और एक चीज ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में अगर हम ये केजी में रखें तो ये भी केजी में होगा, अगर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में। ठीक है, तो ग्राम में दिया ही है तो डायरेक्ट हो गया। तो ये आई थिंक कट हो जाएगा, कितना होगा 2 इंटू 10⁵ ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरह से ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट
इस पहले क्वेश्चंस में अगर जो बच्चा फंस गया था, नहीं कर पाया था, उसको कई बार अटेम्प्ट करे, सॉल्यूशन देखे, फिर अटेम्प्ट करे, फिर सॉल्यूशन देखे और इसमें एकदम मज जाए, इसमें एकदम यूज्ड टू हो जाए। पहला टाइप का क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको एक पाथ है जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन भी अब गौर से देखिए। तो पहले क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या आता है, थोड़ा देखते हैं हम लोग। जैसे एक जनरल तरीके से दिया कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट x% बाई वेट है। ध्यान रहे, मेंशन है सॉल्यूट x% बाई वेट, ठीक है, बाई वॉल्यूम या बाई वेट, वॉल्यूम नहीं, x% बाई वेट। अब ऐसे सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछ रहा है और डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का d ग्राम पर ml। यानी जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू न दिया हो, इसका मतलब कोई फॉर्मूला आ रहा है, आने वाला है, ठीक है, या यूं कहिए एक तरह से फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कर दे रहे हैं। और वही तरीका है, मान लीजिए अभी आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, जो दिया गया है और जो पूछ रहा है इन दोनों में कनेक्शन ढूंढेंगे। ठीक है, जो दिया गया है उसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसको हम ऐसे लिख लिए, और साइड में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो d ग्राम पर ml है, ये भी ऐसे लिख लिए। अब जो चीज पूछ रहा है मोलैरिटी, इसका डेफिनेशन लिखे। डेफिनेशन तो आई थिंक सबको मालूम होता है कि डेफिनेशन किसे कहते हैं मोलैरिटी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब दिए गए चीजों से ये दो चीजें हमें ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास दिया है और मॉलिक्यूलर वेट भी मालूम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो है मालूम, तो क्या हम लिख सकते हैं कि x बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको हम लास्ट में लिख देंगे बार बार मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम एक टाइम के लिए m डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो x बाई m डैश, ये ऊपर हो गया मोल का फॉर्मूला। ठीक है, मोल फाइंड कर लिए। अब फिर से वही चीज कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। तो अगर किसी का मास मालूम है, वॉल्यूम चाहिए, तो बिना डेंसिटी के पॉसिबल नहीं है। यानी एक तरह से हम बस रिपीट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को, बस स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिंस d ग्राम पर ml, d इज इक्वल टू m बाई वी, तो m यहाँ 100 ग्राम है, 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये ग्राम पर ml है इसलिए ग्राम, तो ये ml में आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, तो 100 बाई d, ये ml हुआ। अब अगर हम लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 1 बाई 10d, ये लीटर हो गया, आ गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आ गया लीटर में। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो 1 बाई 10d, ठीक है, 1 बाई 10d, ये ऊपर मोल और ये नीचे लीटर। तो अगर हम मोलैरिटी, तो 10d ऊपर चला गया, तो 10xd, बहुत लोग इसको याद किए होंगे। 10xd बाई जो m डैश है लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला की तरह हमें ये मिल गया, जिसमें ध्यान रहे। अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होता है कि आप फॉर्मूला तो याद कर लिए, बट चूंकि ये मोल पर लीटर होता है तो यूनिट के साथ LHS और RHS। एक बात बताएं, पूरे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में जब भी आप कभी फॉर्मूला याद करें तो वैल्यू पुटिंग से आंसर सही आए, इसके लिए बहुत जरूरी है
कि LHS और RHS दोनों साइड के जो डिजिट हैं उसको यूनिट के साथ याद करें, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का दोनों साइड बराबर होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर गलत ही होगा। अब जैसे कि आपको मान लीजिए ये डी क्या है, डी है, अब डी किस में दिया था, ग्राम पर ml में, सो भी सॉल्यूशन की डेंसिटी, डी इज द डेंसिटी। अब कोई अगर इसको सिर्फ इतना याद कर लिया कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो कुछ भी दिया रख देंगे तो आंसर थोड़ा ना सही आएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, तब वो वैल्यू यहां रखेंगे। और मान लीजिए ग्राम पर लीटर दिया है तो आप कन्वर्जन मेथड जो होता है फिजिक्स में भी सिखाया जाता है और केमिस्ट्री में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सिखाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक होता है, तो जिसमें हम उसको कन्वर्ट करके, किसी में भी दिया है हमें इसमें वैल्यू कन्वर्ट करके तभी यहाँ पुट करना है। और तो और x क्या है, तो बस परसेंटेज वेट है। भाई ये परसेंटेज बाय वेट है, अगर किसी चीज का परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे दिया है और मोलरिटी पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, तब आपका वही जनरल मेथड काम आएगा, मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और कनेक्शन ढूंढेंगे। ये एवरग्रीन तरीका है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि आप यही तरीका को एकदम अपने मन में बैठा लें और फॉर्मूला भी याद रखें, जितने फॉर्मूला है वो सब याद, क्योंकि फॉर्मूला आपका टाइम सेव करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो x क्या है, दिस इज क्या, तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना परसेंट बाय वेट है, ये है, ठीक है। और आप चाहे तो पिछले फॉर्मूले में जो वैल्यू है उसको पुट करके देखिए, x था ना शायद 20% था ना, 20%, तो यहाँ 20 रख दिए और ये आई थिंक 1.026 था, ठीक है। ये रखेंगे और ये 60 रखेंगे, सॉल्व कीजिएगा, पक्का 3.42 जो वहाँ आंसर आया था आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब फटाफट हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जो मेन चीज सीखना था वो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे ही। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन 3, सोचने का बिल्कुल वैसा ही तरीका कि भाई दिया क्या है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, बस इतना ही सा बात दिया है और उस वाटर का मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है। मोलरिटी ऑफ वाटर क्या होगा, तो आखिर में अब मोलरिटी होता क्या है, तो हमें मालूम है मोलरिटी क्या डेफिनेशन की, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे चूंकि सॉल्यूशन तो नहीं है, इसलिए ऐसे केसेस में हमें थोड़ा सा एजम्पशन लेना होगा कि जो भी प्योर लिक्विड है उसमें जो मॉलिक्यूल है उसका मोल ले लेंगे और जो उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। तो ये चलता है, प्योर लिक्विड के लिए हम ये एजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें किसी तरह से उस वाटर की मोलरिटी को फाइंड करने के लिए वाटर का मोल चाहिए और उसी वाटर का वॉल्यूम चाहिए। दिया तो है वाटर की डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर ml, तो थोड़ा सा हम अगर इसको इलेबोरेट करें तो 1 ग्राम पर ml क्या होता है, 1 ml में 1 ग्राम H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद है। 1 ग्राम पर ml का मतलब 1 ml वॉल्यूम में 1 ग्राम, यानी 1 ml वॉल्यूम का मास 1 ग्राम है और 1 ग्राम मास किसका होगा, वाटर का ही होगा। तो ठीक है, मास भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया, ठीक है। हमें अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लीटर में चाहिए, ये किस में चाहिए, लीटर में, और ml में दिया है तो 1/1000 लीटर लिख दिए। और ये जो इसी 1 ml में जो मास है वाटर का वो 1 ग्राम है, ठीक है। हमें इसको मोल में चाहिए तो मोल क्या होगा, तो मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम, 1 ग्राम बाई 18, तो 1/18 मोल हो गया। ये इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 55.55 मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो मतलब अगर आप वही तरीके से चलेंगे जैसा पहला क्वेश्चन बताए थे तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए दूसरे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन 4 पे। राइटिंग सॉल्यूशन 4 पहले क्वेश्चन की तरह अगेन वैसे ही है, थोड़ा सा बदल गया। भाई यहाँ पे दिया क्या है, 93% H2SO4 बाई वेट बाई वॉल्यूम, ध्यान रहे बाई वेट बाई वॉल्यूम, और इसकी मोलैलिटी पूछी जा रही है, ठीक है भाई, ठीक है। फॉर्मूला नहीं है मेरे पास तरीका है कि इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 93 ग्राम H2SO4 मौजूद है। अच्छा, एक चीज और, इस क्वेश्चन में दिया होगा कि वी हैव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 93% H2SO4 बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो आपको आपकी मर्जी, अगर सॉल्यूशन 1 लीटर लेंगे यानी 1000 ml, तो अपने आप उसमें 930 ग्राम H2SO4 होगा, जो कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो एक रेशियो है जो फाइंड आउट करना है मोलालिटी। तो आप जितना भी सॉल्यूशन इतना ले, चाहे इतना ले, चाहे जितना भी ले, मोलालिटी तो वही आएगा। तो मेरी मर्जी, हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए, छोटा करने के लिए हम 100 ml सॉल्यूशन ही ले लेते हैं। क्यों हम जाएं 1 लीटर सॉल्यूशन लेने? ठीक है, ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी मर्जी, हम लेट वी हैव 100 ml सॉल्यूशन, देन इट कंटेन्स 93 ग्राम H2SO4 ऑफ सॉल्यूट, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर ml। बिल्कुल अब वही तरीका है। अब चूंकि देखिए मोलालिटी पूछा जा रहा है, ठीक है, मोलालिटी क्या होता है भाई? तो नंबर ऑफ मोल्स, डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यानी दिए गए चीजों में हमें ये 2 चीजें ढूंढना है। तो पहला चीज तो साफ साफ दिख रहा है, मास दिया है और मॉलिक्यूलर मास तो 98 होता है। ठीक है, ये गिवन ही रहता है, वैसे मालूम भी है। तो क्या हो गया, 93 बाई 98 मोल। अब हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए, केजी में देख लेंगे बाद में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। ये हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, मास चाहिए, बिना डेंसिटी के तो होगा नहीं। डेंसिटी इज इक्वल टू 1.84 ग्राम पर ml। तो सिंस D इज इक्वल टू m बाई v, D 1.84, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ग्राम में आएगा, सॉल्यूशन रख दिए ml में, मल्टीप्लाई किए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 184 ग्राम। लेकिन ये ध्यान रहे, सॉल्यूशन का मास आया है, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो 184 में से 93 माइनस कर देंगे, 91 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब इसको केजी में रख देंगे, 91 बाई 1000 कर दें तो केजी हो गया। अब ये मोल और ये केजी, मोल पर केजी सॉल्व करेंगे, 10.428 मोल पर केजी। पहले की तरह ही तो है? मतलब आप सीखने की टेंडेंसी रखिए। सॉल्यूशन तो क्या है, ऐसे 50 क्वेश्चंस रख देंगे, सबका सॉल्यूशन होगा। आप सीखिए कि कैसे कंसंट्रेशन टर्म में हम प्रोसीड करते हैं। जैसे आगे है, आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, अगला क्वेश्चन, कि वैसा तो एक लाइन का क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन सिंपली दिया हुआ, बेंजीन में आयोडीन का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, और इस सॉल्यूशन की मोलालिटी पूछ रही है। तो अब हम अगर भाई इस तरीके से चलते हैं तो मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो न तो मोल्स दिया है कहीं, ना ही सॉल्वेंट का मास है। तो फिर तो यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं होगा तो काफी लंबा प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि सब कुछ मानते हुए आगे बढ़ेंगे और कैंसिल होगा। तो इसी के लिए याद होगा कि अरे अगर किसी का मोल फ्रैक्शन मालूम है और मोलालिटी चाहिए तो लंबे चौड़े प्रोसेस, यानी जो डेरिवेशन वाला प्रोसेस है, उससे बचने के लिए डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है क्या, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x सॉल्यूट इंटू 1000 बाई x सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब जब जैसे ही इसको सोचते हैं तब तो बहुत आसान हो गया भाई। यहाँ आयोडीन सॉल्यूट है, और अगर एक चीज और है कि अगर किसी का मोल फ्रैक्शन मालूम है सॉल्यूट का, तो अपने आप सॉल्वेंट का भी मालूम है। तो सॉल्यूट का 0.2, सॉल्वेंट का 0.8, 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट 78, आंसर आ गया 3.2 मोल पर केजी। बहुत आसान हो गया। तो कब कौन सा तरीका अपनाना है, इसके लिए भी थोड़ा तैयार रखना होगा। कभी कभी फॉर्मूला भी तुरंत काम आता है। हालांकि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बट वो आप लोग देख लीजिएगा कि टीचर्स तो पढ़ाए ही होंगे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपका। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो तरीका वही है कि भाई क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। दिया इतना ही है कि 122 ग्राम ऑफ CCl4 लिक्विड है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड है, उसमें 22 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी एक सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन का मास परसेंट ऑफ बेंजीन पूछ रहा है, बेंजीन का मास परसेंट पूछ रहा है, तो थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। तो अगर हम ये बता लें कि इसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम बेंजीन है, याद कीजिए परसेंटेज बाय वेट का यही मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट है वही उसका x% बाय वेट होता है। यानी अगर हमें मास परसेंट ऑफ बेंजीन चाहिए तो हमें ये सोचना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कितना ग्राम बेंजीन घुला है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब हमें उद्देश्य एक टारगेट मिल गया, ओके 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमें कितना ग्राम बेंजीन है ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे काम आता है यूनिटरी मेथड, जिसका यूनिटरी मेथड स्ट्रांग है, ऐसे जगहों पे वो बहुत कंफर्टेबली प्रोसीड करते हैं, बहुत आसान है। भाई सोचिए 22 ग्राम घोले, ये 122 तो टोटल जोड़ के सॉल्यूशन कितना हो गया 144 ग्राम। कह सकते हैं ना कि 144 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मच 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। सो 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 22 by 144 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसलिए 100 ग्राम 100 ग्राम में, भाई टारगेट तेन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 22 by 144 इंटू 100 सॉल्व करते हैं तो 15.277 ग्राम, ठीक है, आता है। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर इतना ग्राम बेंजीन है तो हम कह सकते हैं ना कि इस सॉल्यूशन में बेंजीन कितना है 15.277% बाई वेट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम प्रैक्टिस को करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए किसी भी चैप्टर में जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई टीचर पढ़ाता है कोई टॉपिक, तो उस टॉपिक को समझाने के लिए वो 2-3 पॉइंट्स बताता है, डेफिनेशन बताता है, 1-2 क्वेश्चन कराता है, टॉपिक आपको अच्छे से समझा देता है। लेकिन सिर्फ टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप बस उस टॉपिक को समझे हैं, उस टॉपिक का एक सीधा पहलू देखें। लेकिन उस टॉपिक से कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, ये सिखाता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो अगर सही में आपको फाइटर बनना है तो आपको हर टॉपिक पे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा और उसके जरिए सीखना होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जिस दिन आ जाएगा आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, फाइटर बनते जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए सिर्फ टॉपिक को पढ़ के सिलेबस कवर अप कर लेना और 3-4 क्वेश्चंस लगा लेना, इतने से सिर्फ सिलेबस कवर होता है। आपको अगर सही मायने में एक्सपर्ट बनना है तो उस टॉपिक के कितने एंगल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और तो और जब आप कई चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक से कनेक्टेड चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो लगातार आपको करते रहना होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेक्शन में हम इस तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन करें कि एक टॉपिक दूसरे चैप्टर के दूसरे टॉपिक से या 2-3 चैप्टर के टॉपिक से कनेक्ट होकर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो अलग है, बट आप पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और समझते हुए, ठीक है।